नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करेंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में कई बार इस यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं और आगे भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न आएंगे ही, इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस देश के संविधान ने भारत की संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रभावित किया है? किस देश के संविधान ने भारत की संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रभावित किया है? Which country's constitution has influenced the India's constitutional amendment procedure? मतलब यह कि भारत के पास जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है, यानी कि जो संशोधन प्रक्रिया है संविधान को लेकर, वो किस देश से हम लोगों ने लिया है। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से भारत ने बोरो किया है? ऑप्शन से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या साउथ अफ्रीका। और इसका सही उत्तर होगा साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 यानी 368 आवश्यकता पड़ने पर संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। मतलब जो आर्टिकल संसद को शक्ति देती है कि वो संविधान में कुछ चेंजेस लाए, कुछ मॉडिफिकेशन लाए, कुछ अमेंडमेंट, कुछ संशोधन लेकर आए, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 368। इसलिए संसद के इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन या निरस्त करने का अधिकार है। आर्टिकल 368 in part 20 of the Indian Constitution deals with the power of the Parliament to amend the Constitution and its procedure if requires. So the Parliament is empowered to amend or repeal any provision of the Constitution in accordance with the procedure laid down for this purpose. तो हमारे संविधान में अगर कोई भी अमेंडमेंट यानी कि कोई भी संशोधन लाना हो संसद को, तो वो किस अनुच्छेद के तहत लेकर आएंगे? वो अनुच्छेद 368 के तहत ही, या जो भाग 20 में है। तो इसी अनुच्छेद के तहत हमारे संविधान में कोई भी जो प्रावधान है इसको निरस्त कर सकते हैं या कुछ इसके अंदर नया जोड़ सकते हैं। भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दो प्रावधान शामिल किए गए हैं, और वो दो प्रावधान कौन है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं? तो पहला प्रावधान है क्या? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। जो हमारा अपर हाउस है पार्लियामेंट का, राज्यसभा, उसके सदस्यों का चुनाव। और दूसरा प्रावधान क्या है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि आर्टिकल 368 जो हम लोगों ने ऐड मतलब दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में संशोधन के लिए, तो ये भी हमारे साउथ अफ्रीका जो देश है साउथ अफ्रीका, वहीं से हम लोगों ने इसको लिया है। Means two provisions have been incorporated into Indian Constitution from the Constitution of South Africa. First provision is election of the members of the Rajya Sabha, that's the upper house, and second provision is procedure of amendment to the Constitution. हमारा अगला सवाल है, भारत ने संसदीय प्रणाली एवं कैबिनेट प्रणाली की विशेषताएं किस देश से अपनाई है? भारत है संसदीय प्रणाली, जो संसद हम लोग के देश में है यानी पार्लियामेंट, तो इस तरह की प्रणाली या फिर इसके अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो कैबिनेट प्रणाली है, इस तरह की विशेषता, इस तरह के फीचर्स हम लोग किस देश से लिए हैं? फ्रॉम विच कंट्री इंडिया एडॉप्टेड द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम्स एंड कैबिनेट सिस्टम? ऑप्शन से ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर या इटली। हाँ, और इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। और ब्रिटेन से जो जो प्रोविजन हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया, यानी जो जो प्रावधान हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया यानी संविधान में लिया, वो है संसदीय सरकार यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, विधायी प्रक्रिया यानी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप,
कैबिनेट प्रणाली यानी कैबिनेट सिस्टम, विशेष अधिकार रीट यानी कि प्रीरोगेटिव रीट्स, संसदीय विशेष अधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, द्विसदनवाद यानी बाई कैमरलिज्म। तो ये कुछ 8 प्रोविजन है या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, जिसको हम लोगों ने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। यानी कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिकली ब्रिटेन का तो अपना कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, तो फिर भी जो फॉलो करते हैं तो उसी से हम लोगों ने इन प्रोविजंस को, इस प्रावधान को हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा, लगाया। संसदीय प्रणाली में राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया आमतौर पर 2 अलग अलग पद होते हैं। तो संसदीय प्रणाली के बारे में सुन लीजिए, संसदीय प्रणाली है क्या। तो इसमें राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया आमतौर पर 2 अलग अलग पद होते हैं। तो राज्य का मुखिया बेसिकली कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे हमारे देश में कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का मुखिया होता है। और एक सरकार का मुखिया जिसके हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। तो ये दोनों ही अलग अलग हैं। लेकिन इसमें भी क्या है, राज्य का जो मुखिया होता है यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो एक औपचारिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, यानी कि वो सिर्फ सेरेमोनियल फिगर हेड होता है। लेकिन जो वास्तविक पावर होता है यानी वास्तविक शक्ति होती है, वो किसके पास होती है, वो शक्ति होती है सरकार का मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। और यही है हमारी संसदीय प्रणाली। हमारा अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। ऑप्शन से आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस। और इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड। आयरलैंड से जो हम लोगों ने लिया प्रावधान, वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि यानी मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन यानी मेंबर्स नॉमिनेशन टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट नामांकित करते हैं कुछ मेंबर्स को यानी कुछ सदस्यों को राज्यसभा के लिए। ये भी हम लोगों ने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया। और जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है यानी कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक यानी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक होते हैं पार्ट 4 में। और इसको भी हम लोगों ने कहाँ से लिया, आयरलैंड से। और आयरलैंड ने इसको कहाँ से कॉपी किया, स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। और आर्टिकल यानी जो अनुच्छेद 54 है, वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन से लेकर है, जिसके अंदर एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। और वो इलेक्टोरल कॉलेज किससे बना हुआ रहेगा, उसमें चुने हुए सदस्य दोनों ही सदन के, और दोनों सदन कौन है, राज्यसभा और लोकसभा। और साथ साथ जो विधानसभाएं होंगी राज्य की, वहां से भी चुने हुए सदस्य। और उसके साथ साथ जो यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है, और साथ साथ दिल्ली का, वहां से भी सभी के सब कौन होने चाहिए, चुने हुए सदस्य, ना कि नॉमिनेटेड। केवल चुने हुए सदस्य ही भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिनल एक्ट फ्रॉम विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्ड। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ। मतलब कौन सा ऐसा एक्ट है, कौन सा ऐसा मूल अधिनियम है जिससे भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इवॉल्व हुआ है, वो विकसित हुआ है। ऑप्शन से भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। और इसका सही उत्तर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो मोस्टली जितने भी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं, यानी जो प्रावधान लिए गए हैं अधिक से अधिक, वो और सबसे अधिक कहाँ से लिए गए हैं, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही सबसे अधिक प्रावधान
लिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। संविधान सभा ने हर जगह से सर्वोत्तम सुविधाएं ली और उन्हें अपना बनाया। हमारे संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई विशेषताएं हैं, और वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं, जैसे संघीय योजना यानी फेडरल स्कीम, राज्यपाल का कार्यालय यानी ऑफिसर ऑफ द गवर्नर, न्याय तंत्र यानी जुडिशियरी, लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशंस, आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी प्रोविजंस, प्रशासनिक विवरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो अगर देखा जाए तो इमरजेंसी कहाँ से बेसिकली हम लोग ने लिया है, जर्मनी से भी। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है? मतलब जो हमारा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लिखित संविधान है, तो इस तरह का लिखित संविधान हमने आखिर किस देश से इसको लिया है? फ्रॉम विच कंट्री हैज द प्रोविजन ऑफ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन टेकन? फ्रॉम विच कंट्री हैज द प्रोविजन ऑफ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन टेकन? भारतीय संविधान में लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उपयुक्त में से कोई नहीं यानी नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही पहला कंट्री है जिसका अपना रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान है, और उसी को देख के ही हमारे देश ने भी एक लिखित संविधान बनाया, यानी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, कॉन्स्टिट्यूट किया। और ये यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम में बेसिकली कौन कौन से देश रहे? वो देश है नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। मतलब यूनाइटेड किंगडम बेसिकली ये जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आंसर नहीं है और नहीं उसका डेफिनेशन है, लेकिन फिर भी वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम एक ऑप्शन में था, तो उसी से मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि यूनाइटेड किंगडम बेसिकली उसमें कौन कौन से देश से मिलकर ये यूके बना है, यानी यूनाइटेड किंगडम बना है। तो इसके अंदर क्या क्या है? इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, और नॉर्दर्न आयरलैंड है यानी उत्तरी आयरलैंड है। तो आप देख सकते हैं इस क्या कहते हैं इस मैप में, और ये मैप में आप साफ साफ देख सकते हैं, एक इंग्लैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है मतलब उत्तरी आयरलैंड है, और स्कॉटलैंड। इन चारों देशों को मिला के बन रहा है क्या? यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में निचला सदन अधिक शक्तिशाली है, ये प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में निचला सदन कौन? लोकसभा, यानी कि हमारे जो लोअर हाउस है लोकसभा, वो अधिक शक्तिशाली है इसके मुकाबले, राज्यसभा के मुकाबले जो अपर हाउस है। तो इस तरह का मतलब कि जो प्रावधान है किस देश के संविधान से इस तरह का प्रावधान लिया गया है? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लोअर हाउस इज मोर पावरफुल, दिस प्रोविजन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है ब्राजील, जापान, ग्रेट ब्रिटेन या संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्राजील, जापान, यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसका सही उत्तर होगा यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन ही वो देश है, और उसी का मतलब बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन जो है यूनाइटेड किंगडम, उसका तो अपना कोई लिखित संविधान है नहीं, मतलब कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, लेकिन एक प्रावधान जो है, किस तरह का प्रावधान कि लोकसभा यानी कि जो लोअर हाउस है वो अधिक पावरफुल होगा, तो ये इस तरह का प्रावधान हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम से ही लिया है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? From which country has the provision for the joint sitting of both the houses in the Indian Constitution been taken? ऑप्शन से पुर्तगाल, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया या उपयुक्त में से कोई नहीं, और इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से ही हम लोगों ने जॉइंट सीटिंग का प्रावधान लिया है अपने देश में, अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बेसिकली संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, और किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद यानी आर्टिकल 108 यानी 108 के अंदर। और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा की जाती है।
संसद के संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति ही द्वारा, मतलब जो भारत के जो राष्ट्रपति है उन्हीं के द्वारा ये ज्वाइंट सीटिंग को सम्मन किया जाता है। और किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 108। और इसकी अध्यक्षता यानी कि जो इसके चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। और कौन स्पीकर बेसिकली कहाँ के होते हैं? वो लोकसभा के। तो यानी कि अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। अगर वो उपस्थित नहीं रहे तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा वो इसकी अध्यक्षता करेगा। अगर वो भी उपस्थित नहीं रहा तब इस केस में राज्यसभा का जो उपसभापति होगा, ध्यान रखिएगा राज्यसभा का उपसभापति का बात हो रहा है, अगर ये दोनों अनुपस्थित रहे तब जाके राज्य का उपसभापति इसका अध्यक्ष बनेगा। लेकिन राज्यसभा का सभापति इसका अध्यक्ष कभी नहीं बनेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सभापति यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है किसका? राज्यसभा का, वो कभी भी संसद का मेंबर नहीं होता, उसका सदस्य नहीं होता है। और उस सदस्य नहीं होने के चलते ही वो कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं कर पाता है। भारत में द्विसदनीय संसद है यानी बाइकैमरल। और वो दो सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा क्या है? लोअर हाउस, निचला सदन। और राज्यसभा क्या है? अपर हाउस। किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों की सहमति होनी चाहिए। यानी दोनों सदन कौन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति द्वारा अपनी सहमति देने से पहले विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति उसको एसेंट दे उससे पहले दोनों सदन पहले इसको पारित कर दे, मतलब पास कर दे। संस्थापकों ने ऐसी स्थितियों का पुनर्नुमान लगा लिया था जहां संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो सकता है। इसलिए उन्होंने इस गतिरोध को तोड़ने के लिए संयुक्त बैठकों के रूप में एक संवैधानिक तंत्र की व्यवस्था की। तो बेसिकली इंडिया हैज अ बाइकैमरल पार्लियामेंट टू पास एनी बिल। बोथ द हाउसेस, द Lok Sabha and the Rajya Sabha, must concur. The bill has to be passed by both houses before the president can give his or her assent. The founding fathers foresaw situations where there could be a deadlock between both houses of the parliament. Therefore, they provided for a constitutional mechanism to break this deadlock in the form of joint sittings. हमारा अगला सवाल है, भारत की संघीय प्रणाली किस देश की संघ प्रणाली के समान है? द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया इज सिमिलर टू द फेडरल सिस्टम ऑफ विच कंट्री? भारत की संघीय प्रणाली किस देश की संघीय प्रणाली के समान है? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, कनाडा या ग्रीनलैंड। और इसका सही उत्तर होगा कनाडा। संघ दो प्रकार के होते हैं। फेडरेशन को एकजुट रखना यानी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इस प्रकार में संपूर्ण इकाई में विविधता को समायोजित करने के लिए विभिन्न घटक भागों के बीच शक्तियों को साझा किया जाता है। यहाँ शक्तियां आमतौर पर केंद्रीय सत्ता की ओर झुकी होती है। बेसिकली यहाँ जो शक्तियां होती है केंद्रीय सत्ता की ओर झुकी होती है। जो केंद्रीय सत्ता होती है वहां ज्यादा झुकी होती है। उदाहरण के लिए भारत, स्पेन और बेल्जियम। और दूसरा क्या है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन मीन्स एक साथ आना संघ। इस प्रकार में स्वतंत्र राज्य एक बड़ी इकाई बनाने के लिए एक साथ आते हैं। यहाँ राज्यों को एकजुट होकर चलने वाले संघ की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्राप्त है, मीन्स ऑटोनॉमी प्राप्त है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों को केंद्र और उसके घटक भागों जैसे राज्यों या प्रांतों के बीच विभाजित किया गया है। तो संघवाद यानी कि फेडरलिज्म जो है यह राजनीति के दो सेटों को समायोजित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है। एक केंद्र या राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा क्षेत्रीय या प्रांतीय स्तर पर है। एक महासंघ प्रणाली में यानी कि एक फेडरेशन सिस्टम में सत्ता की दो सीटें होती हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में स्वायत्त होती है, मतलब ऑटोनोमस होती है। एक संघीय प्रणाली एकात्मक प्रणाली से भिन्न होती है जिसमें संप्रभुता संवैधानिक रूप से दो क्षेत्रीय स्तरों के बीच विभाजित होती है ताकि प्रत्येक स्तर कुछ क्षेत्रों में एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट। फ्रॉम विच कंट्री इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड या जापान। और इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ही वो देश है
जिससे कॉन्स्टिट्यूशन से हमने यानी जिसके संविधान से हम लोगों ने हमारे देश के संविधान में मतलब समवर्ती सूची को यानी समवर्ती सूची की अवधारणा को जोड़ा। समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों को सामान्य हित के विषय शामिल हैं। मतलब समवर्ती सूची में संघ यानी कि मतलब जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है दोनों ही अपना अपना कानून बना सकता है। इस सूची में शामिल विषयों पर संसद, राज्य, विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में 52 विषय हैं यानी 52 विषय हैं यानी कि 52 सब्जेक्ट्स हैं। इस सूची के अंतर्गत आने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं वन, शिक्षा, ट्रेड यूनियन, विवाह, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस देश से ली गई है? From which country has the system of Supreme Court in the Indian Constitution been taken? ऑप्शन से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या ऑल ऑफ द अबव। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या उपयुक्त सभी। और इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अनुच्छेद 124 क्लॉज 1 यानी कि आर्टिकल 124 क्लॉज 1 के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे और जब तक संसद कानून द्वारा बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो और इस चैनल को अपने दोस्तों, मित्रों, अपने परिजनों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।